हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एचकेम स्टडी पर। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के पूरी किताब के 7 महत्वपूर्ण अंतर को बताने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको बता दिया है। सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल रह गया है। न्यूमेरिकल का भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, पार्ट 1 वीडियो। और ये हमारा अंतर रह गया है। तो इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल रह जाएगा। तो देखिए, हमने 1 नंबर वाले प्रश्नों को, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर 2 नंबर वाले प्रश्नों को, फिर 3 नंबर वाले प्रश्नों को, 5 नंबर वाले प्रश्नों को, फिर एक वीडियो हमने न्यूमेरिकल कर बताया है, न्यूमेरिकल का। तो इन सब वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप इन सब को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में, हाँ हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में उसका लिंक दे देंगे, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला अंतर है वह किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर यानी कि टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, एक तरफ हम लिखेंगे वैद्युत वाहक बल, एक और हम लिखेंगे विभवांतर। तो उसके बाद लिखेंगे, ये देखिए आप सभी बोर्ड एग्जाम 2017 में और 2015 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका बहुत से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए, एक तरफ हो गया हमारा इसका वैद्युत वाहक बल। तो वैद्युत वाहक बल में पहला हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल का मान सेलों के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। लेकिन इसमें देखिए, विभवांतर में बंद परिपथ में जहाँ सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल की तुलना में कम होगा। यहाँ पर देखिए अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कम है, यही अंतर है। तो चलिए उसके बाद दूसरा देख लेते हैं वैद्युत वाहक बल में। तो दूसरा है वैद्युत वाहक बल में खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये है दूसरा। लेकिन इसमें देखिए विभवांतर में क्या कह रहा है, बंद परिपथ में सेलों के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी कि कोई बंद परिपथ है, उसमें सेलों के सिरे को जो मध्य विभवों में अंतर होता है उस सेल को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो ये है हमारा दूसरा। अब चलिए देखते तीसरा नंबर। तो 3 आप लिख देंगे तभी आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही नंबर दे देगा। देखिए, जितने नंबर पूछेगा उतना ही लिखे ना। देखिए, अगर 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर में लिखना, और 3 नंबर में पूछा तो 3 नंबर में लिखना। तो देखिए, इसमें तीसरा है, वैद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेशी के गमन में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। यानी जो वैद्युत वाहक बल होता है किसी सेल में जो आवेश गमन करती है उसके जो कार्य करता है उसी को हम कार्यों को व्यक्त करता है, उसे ही वैद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये है हमारा यानी कि वैद्युत वाहक बल। तो चलिए देखते विभवांतर को। तो विभवांतर में है, विभवांतर शब्द वैद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कोई विभवांतर शब्द ऐसा शब्द है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदु, यानी कोई 2 बिंदु है उनके मध्य जो मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा था। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर वाले चलते हैं हम। तो दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर जो हमारा इम्पोर्टेंट अंतर है वह है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, स्वयं प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताना। देखिए, स्वयं प्रेरण क्या है, देखिए, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यानी कि किसी कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है उसके परिवर्तन करने से, यानी धारा को परिवर्तन करने से उसी कुंडली में फिर वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी जिस
कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, उसी कुंडली में क्या होता है, वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए अन्योन्य प्रेरण में किसी कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन करने से, यानी कोई कुंडली उसमें से धारा परिवर्तन जब करेंगे हम, तो उसमें समीप एक रखी अन्य कुंडली, यानी कि उसके समीप एक और कुंडली है, रखी कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यानी दूसरी जो कुंडली होती है उसमें अन्योन्य प्रेरण प्रेरित हो जाता है, उसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जो वैद्युत वाहक बल होता है वो दूसरी कुंडली में प्रेरित हो जाता है, यानी कि प्रभावित हो जाता है, उसे हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये था हमारा दूसरा नंबर अंतर। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण अंतर को देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी श्रेणी और समांतर अनुनादी परिपथ है उसे हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। देखिए 2010 में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा है समांतर अनुनादी परिपथ, इन दोनों में हमें अंतर बताना है। तो देखिए जो श्रेणी अनुनादी परिपथ है उसमें जो पहला है, देखिए अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम, यानी जो अनुनाद है, जो श्रेणी है उसमें अनुनाद की जो स्थिति होती है प्रतिबाधा में न्यूनतम होता है और धारा क्या होता है, अधिकतम होती है। लेकिन इसमें देखिए समांतर अनुनादी परिपथ में जो अनुनाद होता है उसकी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा जो है अधिकतम होता है, लेकिन इसमें देखिए न्यूनतम है, इसमें अधिकतम होगा जो प्रतिबाधा, और धारा जो है न्यूनतम होगा और इसमें अधिकतम होगा। तो ये अंतर है। तो दूसरा नंबर हमारा जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ में इसमें है, इसमें एल सी व आर तीनों घटक श्रेणी क्रम में होते हैं, यानी कि एल सी आर जो है वो तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। लेकिन इसमें देखिए एल व सी समांतर क्रम में होते हैं और जो आर होता है दोनों शाखाओं में लगा रहता है। तो ये है दूसरा अंतर। उसके बाद तीसरा अंतर है इसमें, इस परिपथ में उच्च वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त होता है, और जो आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ है इसमें जो परिपथ होता है उच्च वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें देखिए समांतर अनुनादी परिपथ में इस परिपथ में उच्च धारा जो होती है, इसमें उच्च वोल्टता है, इसमें उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है, इसमें उच्च वोल्टता प्राप्त होता है और इसमें उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर से लिए गए हैं। तो देखिए इसमें है ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसमें देखते हैं। पहला देखिए ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है, यानी जो कम वोल्ट वाला ऊंचाई ट्रांसफर होता है उस वह उच्च, यानी कि ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल देता है। तो ये हमारा पहला था ऊंचाई ट्रांसफर। और इसमें अपचाई में देखते हैं तो अपचाई में क्या होता है, देखिए इसमें होता है यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, यानी कि इसमें जो हाई वोल्टेज होगा वह निम्न यानी कि कम वोल्टेज के लो वोल्टेज में बदल देगा। तो ये था हमारा दूसरा नंबर, पहला नंबर। अब चलिए इसमें देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में है इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से कम होती है, यानी कि जो प्रथम कुंडली है उसकी फेरों की जो संख्या होती है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या से कम होती है। लेकिन इसमें देखिए अपचाई में इसमें प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है, इसमें अधिक होती है लेकिन इसमें कम होती है। और देखिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है, लेकिन इसमें है अपचाई में इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से अधिक होती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वैद्युत चुंबकीय तरंग एवं यांत्रिक तरंगों में क्या अंतर है। तो इसमें हमें बताना है चुंबकीय तरंगों के और यांत्रिक तरंगों के बारे में। तो देखिए चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में क्या अंतर है जान लेते हैं। देखिए चुंबकीय जो तरंगे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें पहला है ये तरंगे उसमें प्रभाव दिखाती हैं, यानी जो पहले चुंबकीय तरंगे होती हैं ये उसमें प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन यांत्रिक जो तरंगे होती हैं ये उसमें प्रभाव नहीं दिखाती हैं। या उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे में दूसरा है ये तरंगे केवल अनुप्रस्थ होती हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और यांत्रिक तरंगे में देखिए ये तरंगे अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो यानी कि यांत्रिक तरंगे जो हैं
और दोनों यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे हैं। तो ये था हमारा दूसरा। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तो तीसरा नंबर है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसका वेग क्या होता है, प्रकाश की वेग यानी प्रकाश का वेग जो होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, उसके बराबर में इसका मान होता है, वेग होता है। तो उसके बाद इसमें है यांत्रिक तरंगों का वेग विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। जो यांत्रिक तरंग है उसका जो वेग होता है वो विभिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखिए, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन पहला है, ये क्रिया भारी नाभिकों में होती है, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है भारी नाभिकों में होती है। लेकिन इसमें देखिए नाभिकीय संलयन में ये क्रिया जो होती है हल्के नाभिकों में होती है, इसमें भारी नाभिकों में होती है, इसमें हल्के। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन दूसरा है, ये क्रिया साधारण ताप पर संभव है, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन है वो साधारण ताप पर ही संभव है। लेकिन जब नाभिकीय संलयन है इसकी क्रिया जो है साधारण ताप पर संभव नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा दूसरा। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम होती है, यानी कि जो नाभिकीय विखंडन है उसकी क्रिया से जो ऊर्जा उससे जो उत्पन्न प्रतिशत होती है, ऊर्जा प्रतिशत, वो बहुत कम होती है। लेकिन इसमें देखिए नाभिकीय संलयन में इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा जो उत्पन्न होती है प्रतिशत अधिक होती है। तो ये है हमारा तीसरा। आप देखिए चौथा देख लेते हैं इसमें। तो चौथा है, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी नाभिकीय विखंडन जो होता है इसकी क्रिया जो होती है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो आपका नाभिकीय संलयन में इसमें हम इस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो नाभिकीय संलयन है इसमें हम जो क्रिया होती है उसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नैज अर्धचालक क्या होता है, बाह्य अर्धचालक क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए इसमें पहला है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, यानी जो नैज अर्धचालक है उसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। लेकिन इसमें बाह्य अर्धचालक में जो है इसमें एल्यूमिनियम, बोरान, बिस्मथ पदार्थों को मिलाया जाता है। तो इतने पदार्थों को मिलाया, यानी कि एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है, बोरान को, बिस्मथ को मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा है, इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, यानी कि जो नैज अर्धचालक है इसमें कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। लेकिन इसमें बाह्य अर्धचालक में इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है, अनेक युक्तियों में किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हमारा लास्ट अंतर था। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को 7 अंतर बताया, यानी 7 महत्वपूर्ण अंतर बताया। तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत से चांस हैं। तो हम आप सभी को फिजिक्स की पूरी तैयारी करा दिए हैं। अब हमारा रह गया है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का मैंने एक वीडियो बना दिया है पार्ट 1। अब हम जल्द ही पार्ट 2 का वीडियो लाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।